गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सांसदों की योग्यता और अयोग्यता जो होती है संविधान में क्या है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें क्या है उनके बारे में एक डिटेल से चर्चा की थी। और आज का जो टॉपिक है वो है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, प्रीलिम्स में भी और मेंस के अंदर भी, तो एग्जाम के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। 2025 के अंदर भी जो भी प्रीलिम्स हुआ उसके अंदर प्रश्न पूछे गए, 2024 में भी पूछा गया था, उससे पहले भी बार बार इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं एंड रिपीटेड प्रश्न होते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो दल बदल कानून है वो कौन से शेड्यूल में है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि शेड्यूल से ही प्रश्न आ गया कौन सी अनुसूची में, तो स्पष्ट रूप से हमें लिखा हुआ यहाँ पे कि 10वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, जो 10वीं अनुसूची है 10th शेड्यूल है, उसके अंदर दल बदल कानून का जिक्र किया हुआ है। क्या यह मूल संविधान में था? बिल्कुल नहीं था। मूल संविधान में कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी चीज नहीं थी। इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। कौन से संविधान ये ध्यान रखना है, संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखना है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून को भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, समाविष्ट किया गया। ठीक है, तो दो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा ताकि अगर आप कोई भी मेंस का उत्तर लिखना शुरू करो तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब दल बदल कानून है क्या? तो नाम से स्पष्ट है कि यदि कोई भी सांसद दल को बदलता है, दल की अदला बदली करता है, कि पहले बीजेपी में था तो फिर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में था फिर आम आदमी पार्टी में चला गया, किसी भी तरह कोई भी पार्टी में अदला बदलती करता है तो उसके ऊपर ये कानून लगता है और उसकी सदस्यता के ऊपर फिर जो संकट के घेरे चलते लगते हैं। तो इसी को हमें पूरा समझना है। लक्ष्मीकांत में थोड़ी सी बस इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अपन लक्ष्मीकांत से थोड़ा बियॉन्ड जाएंगे, मतलब थोड़ा लक्ष्मीकांत में जो भी लिखा हुआ है वो भी समझा दूंगा, पूरा पूरा लक्ष्मीकांत में जितना भी लिखा हुआ है सब समझा दूंगा। उसके अलावा भी हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाने वाले हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस, जो कमिटीज के रिकमेंडेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दल बदल कानून के बाद में इस क्लास को लेने के बाद आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। विधायक का क्या मतलब हुआ? विधायक वो जो विधानसभाओं में बैठते हैं, जो राज्यों की विधानसभाओं के अंदर बैठते हैं, तो उनके ऊपर भी यही कानून लगता है। ये जो नियम है सेम उनके ऊपर भी लागू होते हैं। और सांसद जो अपने राज्यसभा के अंदर बैठते हैं और जो लोकसभा में बैठते हैं उनके ऊपर भी यही सेम है। और उनकी निर्योग्यता, निर्योग्यता मतलब अयोग्यताओं, अयोग्यताओं से संबंधित है कि यदि उन्होंने दल बदल कानून है जो उसका उल्लंघन किया तो वो है जो संसद के लिए क्या होंगे या विधानसभाओं के लिए क्या होंगे, अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो इनमें 4-5 रूल्स है, एकदम ध्यान से समझिएगा और यहाँ से रूल से प्रश्न आते हैं। तो पहला क्या है कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से, कैसे स्वेच्छा, अंडरलाइन, स्वेच्छा अंडरलाइन करना, स्वेच्छा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई भी सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल, क्या लिखा हुआ है? राजनीतिक दल, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। और यहाँ से आपके यूपीएससी प्री 2025 में प्रश्न आया। प्रश्न क्या था कि राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में किया हुआ है? हाँ बिल्कुल किया हुआ है, ये दिख रहा है आपके सामने। 10th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का हिस्सा है और वहां पे स्पष्ट क्लियर शब्द लिखा हुआ है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक सदस्य है जो पहले तो मान लेते हैं कि बीजेपी का सदस्य था, बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन था। कौन सी में था? बीजेपी में ज्वाइन था। अब बीजेपी के अंदर था अपनी मन मर्जी से, इसीलिए स्वेच्छा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो कि बीजेपी ने धक्का देके निकाल दिया हो, बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो उस व्यक्ति को, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, यदि पार्टी ने निर्णय लेके और पार्टी ने खुद ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकाला है और उसके बाद में उसने यदि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कोई भी पार्टी कर ली है ज्वाइन, तो उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। अगर व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, खुद की इच्छा से यदि उस पार्टी का त्याग करता है, उसको छोड़ के जाता है, तो उसके ऊपर है जो ये वाला नियम लगेगा। तो मान लेते हैं कोई बीजेपी ज्वाइन किया हुआ था और उसने खुद की अपनी इच्छा से, अपने मन मर्जी से कांग्रेस में चला गया, अपनी मन मर्जी से कांग्रेस में चला गया। जैसे ही वो कांग्रेस में जाएगा उसका है जो
उसके ऊपर है जो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। समझ में आ गई बात? वो कैसे लगा कि क्या प्रोसेस है वो भी थी आगे से थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे। हालांकि प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, बट ये क्या कंडीशन उसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया कि यदि कोई भी सदस्य है अपनी मर्जी से, खुद की इच्छा से, प्रेशराइज नहीं, आपका एग्जाम हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट मिल जाए कि एक ए नाम की पार्टी से किसी व्यक्ति को, आजकल यूपीएससी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती है इकोनॉमी वगैरह में, तो हो सकता है पॉलिटी पूछ ले कि यदि ए नाम के किसी सांसद को किसी पार्टी ने अपनी पार्टी से सदस्यता को निकाल दिया, सदस्यता से उसको निष्कासित कर दिया है, तो क्या उसके ऊपर दल बदल कानून लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यदि जब तक वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं कर लेता है तब तक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहली बात समझ में आई। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान पे अनुपस्थित रहता है एवं 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा क्षमा नहीं किया जाता है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्या लिखी हुई है? देखो क्या होता है, जब भी संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर बैठकें चलती है, अधिवेशन चलते हैं, आपको पता है अभी मानसून सेशन चल रहा है, वैसे जब सेशन चलते हैं संसद के अंदर, जब बैठकें चलती होती है, तो प्रत्येक पार्टी का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रत्येक पार्टी का एक व्हीप होता है। क्या होता है? व्हीप होता है। मैं इस लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक नाम लिख रहा हूं, आपने शायद देखा होगा, इसको बोलते हैं व्हीप। क्या बोलते हैं? व्हीप। इंग्लिश में भी शायद इसको व्हीप ही बोलते हैं, और हिंदी में सचेतक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सचेतक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हीप। तो प्रत्येक पार्टी का एक व्हीप होता है। क्या होता है? व्हीप होता है। इस व्हीप का काम क्या है? इस व्हीप का सिर्फ एक सिंगल काम है कि अपनी पार्टी के सदस्य जो भी है, अपनी पार्टी के सदस्य जो भी संसद में बैठे हैं, उनके बिहेवियर पर, उनके व्यवहार पर ध्यान रखना। उनके व्यवहार के ऊपर क्या करना? ध्यान रखता है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, ठीक वैसा ही वहां पे अपनी अपनी पार्टीज के अपने अपने मॉनिटर होते हैं। उस मॉनिटर को क्या कहते हैं? व्हीप कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये व्हीप ध्यान क्या रखता है कि आपकी पार्टी का, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी पार्टी का कोई व्हीप है, अब उसका काम ये है कि बीजेपी का कौन सा मेंबर, कौन सा सदस्य, जो सांसद है वहां पे, वो है जो भी वो एक नया बिल आया है, बिल के ऊपर पक्ष में है जो वोटिंग कर रहा है कि विपक्ष में वोटिंग कर रहा है। क्योंकि पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं पार्टी में, है ना, सदस्यों की अपनी स्वतंत्रता नहीं होती है। पहले से पार्टी के द्वारा, पार्टी के जो कोरेंडम होते हैं उनके द्वारा एक निर्देश दिया जाता है कि अपन लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, हम उसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। क्या बोला? कि जो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, हम उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में वोटिंग करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय है। ठीक है, अब जैसे ही संसद के अंदर आते ही वोटिंग शुरू हो गई। अब जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो जो व्हीप है, जो सचेतक है, उसका एक ही काम है, ये देखना कि अपनी पार्टी के जो व्यक्ति है किसको वोटिंग कर रहे हैं। तो सबको, जो भी कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था, उसके डिसीजन के ऊपर कायम रहना आवश्यक है। बोला था कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेगी, तो सबको अगेंस्ट में ही वोटिंग करनी पड़ेगी। यदि किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने अगेंस्ट में ना करके उसके फेवर में वोटिंग कर दी, तो फिर उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। पहली बात। लेकिन एक इसमें अपवाद है। अपवाद क्या कह सकते हैं? या कंडीशन है, अपवाद नहीं, कंडीशन कहेंगे। क्या है? कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, आपको लिखी हुई दिख रही होगी दूर से। क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो, यदि पार्टी ने 15 दिन के अंदर उसको माफ नहीं कर दिया है, यदि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कांग्रेस का एक सांसद हूं, वहां बैठा हूं, मुझे कांग्रेस की पार्टी से आदेश था कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी आएगा उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेगी। मैं भी वहां था, मैं भी कांग्रेस के द्वारा चुन के आया वहां एक व्यक्ति हूँ, वहां बैठा हूँ, सांसद हूँ। लेकिन मुझे लगा यार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत बढ़िया है, ऐसे करते इसके फेवर में कर देते हैं। मैंने वोट कर दिया फेवर में। तो अब मेरा जो पार्टी का सचेतक था उसने देख लिया कि इसने तो अगेंस्ट में वोट किया है, नहीं फेवर में वोट कर दिया है, जबकि करना किस में था? अगेंस्ट में करना था। तो अब मेरे ऊपर पार्टी खुद जो है एक्शन लेगी। पार्टी खुद क्या लेगी? एक्शन लेगी। यदि पार्टी वालों ने मुझे 15 दिन के अंदर अंदर माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, आगे से मत करना, माफ कर दिया, तो मेरे ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन यदि मुझे 15 दिन के भीतर भीतर माफ नहीं किया तो मेरे ऊपर दल बदल कानून लग सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक तो है कि विपरीत में वोट कर दिया, जो भी पार्टी ने निर्णय किया था, पार्टी ने जो भी निर्देश दिए थे, उस निर्देशों के विपरीत यदि वोटिंग कर देता है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, यदि 15 दिन में माफ नहीं किया तो। ठीक।
या फिर मान लो पार्टी ने डिसाइड किया था कि कल इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग में हम लोग सब फेवर में करेंगे या जो भी अगेंस्ट में करना है, जो भी करना है, अगेंस्ट में हो चाहे फेवर में हो, कुछ भी हो, वोटिंग करनी है। और उसी दिन क्या करा कि पार्टी कुछ मेंबर ऐसे थे वो आए नहीं, उपस्थित ही नहीं हुए। पार्टी ने डिसाइड किया गया था, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के 50 सदस्य है, ठीक है। अब 50 सदस्यों ने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी बिल है उसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। अब उसमें से 25 तो आए ही नहीं, अनुपस्थित रह गए, अब्सेंट रह गए। तो फिर कांग्रेस पार्टी का अपनी जो पावर है वो वहां पे सदन में कमजोर हो जाएगी ना, क्योंकि जब मेंबर नहीं आएंगे तो कमजोरी होगी, उसकी वोटिंग वैसे ही कम हो गई। तो इसलिए यदि मान लो वोटिंग जो करता है वो उसके निर्देश के खिलाफ कर दिया तो भी लग जाएगा। या फिर पार्टी ने बोला था कि मतदान करना है, मतलब चाहे वो फेवर में अगेंस्ट में जो भी करना हो करना है, और मतदान के दिन ही पार्टी के कहने के बाद भी वो अनुपस्थित रह गया हो, अब्सेंट रह गया हो, तो फिर क्या होगा, तो भी उसके ऊपर है जो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। बस शर्तें उसमें 15 दिन में माफ नहीं किया हो, माफ कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट मतलब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, कई बार आपने देखा ना कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो निर्दलीय सदस्य होते हैं। कौन से होते हैं, निर्दलीय, मतलब उनका कोई दल है ही नहीं। उनको किसी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की थी, कोई पार्टी वाले ने टिकट ही नहीं दिया। अब पार्टी वाले ने टिकट नहीं दिया तो उसने सोचा कि ऐसे करते हैं अपन खुद अपने दम पे इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो इलेक्शन लड़ लिया और इलेक्शन जीत भी गया। अब उस पार्टी वाले का कोई दल नहीं है, निर्दलीय है। क्या है वो, निर्दलीय है। ध्यान से सुनना, वो क्या है, निर्दलीय, कोई दल नहीं है। अब क्या करते हैं, आपको पता होगा पहले ऐसे करते थे, अब तो ये कानून बन गया तो नहीं कर पाते। पहले ऐसे करते थे कि पहले किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लड़ लिए, जीत भी गए, अच्छा थोड़ा तेवर था तो जीत गए, जीत के अपने पार्लियामेंट में या विधानसभा में कहीं पे आ भी बैठ गए। अब क्या होता था, मान लेते हैं कि बीजेपी के अंदर, बीजेपी को लगा कि यार अपने थोड़ा सा इस बार ठीक से मेजोरिटी नहीं मिली, बहुमत नहीं मिला है, तो क्या करते थे बीजेपी वाले उस निर्दलीय को क्या करते थे, पैसे देते थे, ढंग से एकदम पैसों से घर भरते थे उता उसका, पैसे देके ठीक से, मतलब कोई भी पार्टी वाला हो सकता है, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वो ठीक से उसको पैसे देते थे, पैसे देके या मंत्री पद का कोई लालच दे देते कि मंत्री बनाएंगे तेरे को, ऐसे लालच देके, और उस निर्दलीय व्यक्ति को बोलते कि अब तू हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, पार्टी ज्वाइन कर ले। अब वो पार्टी ज्वाइन कर लेता था निर्दलीय व्यक्ति, जबकि उसका दल तो कोई है ही नहीं, उसका दल तो कोई है ही नहीं, समझ आई बात। लेकिन फिर भी वो दल ज्वाइन कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। अब यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय पद से अपना जो अपनी टिकट से जीत के आया है, निर्दलीयता से जीत के आया है, बिना किसी पार्टी के बैनर के वो अपना वोट जीत के आया है, जनता से वोट लेके आया हुआ है और जीता हुआ है, तो फिर वो जब तक 5 साल तक, जब तक वो संसद का या विधानसभा का सदस्य है, उस एक टेन्योर के अंदर, उस एक कार्यकाल के अंदर, जब तक वो उसका मेंबर है, तब तक वो किसी भी पार्टी के पक्ष में न तो जाएगा, वो अपनी इच्छा से जो भी अपना निर्णय लेगा अपनी स्वतंत्रता से लेगा, और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेगा। यदि उसने कर लिया तो फिर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले तो फिर भी ठीक है, समझ में आ जाते हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि वो निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय के जीत के आया है, तो जब तक उस टेन्योर में, जीवन भर नहीं, जब तक वो टेन्योर, मान लो 5 साल का टेन्योर है, तो 5 साल तक वो व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। वोटिंग कहाँ करेगा, वोटिंग अपने जहां मन करेगा, उसको लगा कि मुझे नारी शक्ति वंदन अधिनियम अच्छा लग रहा है तो उसे फेवर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर ले। अगेंस्ट में करता अगेंस्ट में कर ले, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा होगा, कोई पार्टी में शामिल नहीं होना है उसको। यदि वो हो गया, यदि वो पार्टी में शामिल हो गया, तो फिर उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला देखो, चौथा क्या है, चौथा अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, पता है ना, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता है। और उससे पहला थोड़ा और पीछे जाएं तो पहले क्या होता था, पहले राष्ट्रपति संसद के अंदर कुछ सदस्य, कितने सदस्य, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के 2 सदस्य जो थे
एंग्लो इंडियंस वाले भी मनोनीत करता था, अब नहीं करता है। 104 में उसको है जो हटा दिया, 104 सुविधा सूचना द्वारा, अब नहीं करता है। अब 12 सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अब वो मनोनीत सदस्य मान लो कोई, अब वो तो कोई पार्टी के दम पे नहीं जीत गया है ना, वो तो जीत के ही नहीं आया, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़े थे। निर्दलीय कम से कम इलेक्शन तो लड़ा था। ये जो मनोनीत सदस्य वो तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़के आए, सीधा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो अब उनके पास में क्या चल रहा है देखो, 6 महीने के अंदर जब से वो इलेक्शन जीत के और आए हैं, पहली बार जब अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन उनका एज ए मेंबर के रूप में लोकसभा या सदन के अंदर कहीं पर भी हो गया है, राज्यसभा में हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स मनोनीत है तो राज्यसभा में होगा, तो राज्यसभा में वो मनोनीत उनका हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर, कितने टाइम पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बस ढंग से ध्यान कर लेना। 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। देखो बाध्यकारी नहीं है, करनी है नहीं करनी है, बीजेपी करनी है कि कांग्रेस करनी है कि आम आदमी पार्टी करनी है कि कोई नहीं करनी है, जो भी निर्णय करना है इस 6 महीने के अंदर अंदर कर ले। 6 महीने के भीतर भीतर वो निर्णय ले ले कि मुझे बीजेपी में जाना है या मुझे कांग्रेस में जाना है या मुझे कोई भी पार्टी में नहीं जाना है। निर्दलीय भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो कोई पार्टी भले ना ही ज्वाइन करे, बट जो भी उसका निर्णय लेना है वो 6 महीने के भीतर भीतर वो निर्णय ले ले। और यदि 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो ठीक है, फिर तो उस पार्टी के रूल लागू होंगे, उसके उस पार्टी के अनुसार काम करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद में वो ऐसा चाहता है कि अब मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं, और यदि 6 महीने के बाद में ऐसा किया तो उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। किसके ऊपर, मनोनीत सदस्य के ऊपर। बात समझ में आ गई, चारों बातें क्लियर हुई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बातें हो गई आपकी 4 जो दल बदल कानून लगती थी। अब अपन को कुछ अपवाद भी देखने हैं। आपको देखो राइट साइड आपके दाहिने हाथ की तरफ कुछ अपवाद लिखे हुए हैं, कुछ अपवाद लिखे हुए दिख रहे हैं, इस अधिनियम में कुछ अपवाद भी है, ठीक है। वो अपवाद क्या है देखो, किसी दल के 1/3 सदस्य सदन में नए दल का गठन कर ले, नए दल का क्या कर ले, गठन कर के, इसको बोलते हैं पार्टी स्प्लिट होना, पार्टी का टूटना। क्या हुआ, फॉर एग्जांपल समझो, मान लेते हैं कि पार्टी बीजेपी पार्टी है, उसमें क्या हुआ, बीजेपी पार्टी में मान लेते हैं 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, मान लेते हैं बीजेपी के 300 सांसद सदस्य चुन के और लोकसभा में और राज्यसभा में मिलकर आए हुए हैं, ठीक है। अब वो करते क्या है कि इस 300 सदस्य का 1/3 सदस्य बीजेपी की बात कर रहा हूँ, खाली बीजेपी पार्टी के 1/3, 1/3 सदस्य, अब 300 का 1/3 कितना होता है, 100। ये 100 सदस्य मिलके एक साथ में डिसीजन ले, एक साथ में डिसीजन ले कि ऐसे करते हैं यार, बीजेपी मजा नहीं आ रहा है, कांग्रेस में चलते हैं, या कांग्रेस में ना भी चले, बोले ऐसे करते हैं कि नई पार्टी गठन करते हैं। क्या करते हैं, अपनी अलग से नई पार्टी बना लेते हैं। ये सदस्य सोचे, नए सदस्य 100 के 100 सदस्य बीजेपी के ये जीत के और सांसद बन के बैठे हुए हैं, कहाँ पे, मतलब अपने संसद के अंदर बैठे हुए हैं। 300 का 1/3 कितने, 1/3, कम से कम 1/3 होने अनिवार्य है, कम से कम कितने तिहाई, 1/3 होने अनिवार्य है। यदि 1/3 सदस्य ऐसा सोच ले कि ऐसे करते हैं नई पार्टी बना लेते हैं, और नई पार्टी बना ली, तो पहले यदि ऐसा कर लेते थे, कितने, कम से कम 1/3 सदस्य यदि मिलके और नई पार्टी का गठन कर लेते, नई पार्टी की बात कर रहा हूँ, नई पार्टी ही गठित कर लेते कि अब हमारे नई पार्टी के नाम है कि फॉर एग्जाम्पल एमएसपी, मान लो उनकी नई पार्टी का नाम एमएसपी, अपन हम ये नई पार्टी बना लेते हैं। अगर 1/3 सदस्य ऐसा कर रहे हैं, एक साथ में कर रहे हैं, पहली बात तो एक साथ में, और 1/3 सदस्य किसका, जो भी पार्टी है, बीजेपी है तो बीजेपी भी 1/3 होने चाहिए, वो कर ले तो अलग नई पार्टी बना ले। या फिर मान लो कांग्रेस का टूट रहा है तो कांग्रेस के भी जो भी सदस्य हैं उनका 1/3, मान लो कांग्रेस के हैं जो 30 सदस्य है इस बार, अब 30 के 1/3 कितने हुए, 10 सदस्य, तो 10 सदस्य अलग निकल जाए और कहे हम अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो पहली बात तो इसको कहते क्या थे, पार्टी स्प्लिट। क्या कहते थे, पार्टी स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, पार्टी विखंडित हो गई, ठीक है। तो ये दल बदल के अंदर नहीं आता था, क्या बोल रहा हूं, नहीं आता था, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं, नहीं आता था, अब आता है। पहले यदि 2003 से पहले, 2003 से पहले यदि किसी भी दल के 1/3 सदस्य एक साथ में उस दल से निकलकर नई पार्टी गठन कर लेते थे,
तो फिर वो दल बदल कानून के अधीन नहीं आते थे, दल बदल कानून के अधीन नहीं आते थे। कितने सदस्य? 1-23 सदस्य। किसके? किसी एक पार्टी के। क्या कर लेते थे? नई पार्टी गठन कर लेते थे एक साथ में, तो वो दल बदल के अंदर नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ध्यान रखिएगा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इस मामले में। 91th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ऊपर जो ये प्रावधान था इसको हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। बात समझ में आ गई? अब पहली बात तो 1/3 नहीं है, अब क्या है? अब है 2/3। क्या है? 2/3, 2/3। इसका मतलब अब यदि किसी पार्टी से सदस्यों को निकलना भी है तो कम से कम 2/3 सदस्य, मान लो बीजेपी के जो अपनी संसद है वहां पे मान लेते हैं कि 300 सदस्य है, पूरे चुन के आए हुए सांसद बीजेपी के 300 है। 300 में से यदि बीजेपी के सदस्यों को निकलना है तो कम से कम 2/3 सदस्य, 300 का 2/3 कितना होता है? 200 सदस्य। 200 सदस्य एक साथ में ये डिसीजन ले कि हम किसी और पार्टी में जाएंगे। और यहाँ पे फिर बोलो, यहाँ पे अब पार्टी स्प्लिट नहीं है, पार्टी स्प्लिट शब्द तो हट ही गया। यहाँ पे अब क्या शब्द है? मर्ज, पार्टी का मर्ज होना, विलय होना। इसका मतलब 200 सदस्य निकल के कोई नई पार्टी में चले जाए, न्यू पार्टी बना ले या नई पार्टी में विलय कर ले। कितने सदस्य? ये विलय, ये इंपॉर्टेंट, विलय शब्द ध्यान रखना, ये स्प्लिट नहीं है पार्टी का, इसको पार्टी का टूटना नहीं कहते, ये पार्टी का मर्ज होना कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सदस्य स्ट्रेंथ ध्यान रखनी, स्ट्रेंथ कितनी है? 2/3। कितनी? 2/3। पहले कितनी हो सकती थी? 1/3। अब कितनी है? 2/3। इसका मतलब यदि बीजेपी के कम से कम 2/3 सदस्य, कम से कम कितने? 200, 2/3। जैसे मान लो कांग्रेस में फॉर एग्जांपल अभी 60 ही सदस्य है, ठीक है, तो 60 का 2/3, अब 60 का 2/3 कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। तो यदि एक साथ में 40 कांग्रेस के सांसद वहां से निकल के और बीजेपी में आ जाए तो फिर वो दल बदल कानून के अंदर नहीं आएगा, तो फिर वो दल बदल कानून के अंदर नहीं माना जाएगा। कितना? 2/3। आपके एग्जाम में इस संख्या से ही प्रश्न बनेगा, 1/3 लिख देगा, तो 1/3 नहीं, 1/3 गलत है, क्योंकि 1/3 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा वहां से उस 1/3 को हटा दिया, वहां पे क्या डाल दिया? 2/3 डाल दिया। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब देखो, अब इसमें एक अपवाद और है, वो क्या है? आपको पता है पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो सदन की अध्यक्षता करता है। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम कहेंगे राज्यसभा का सभापति करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठ पर आसीन अधिकारी होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि लोकसभा का सदस्य है, अब ओम, आपको पता है अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अब ओम बिरला फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के सदस्य है ना, वो तो बिल्कुल है, वो तो बीजेपी की पार्टी के बैनर तले जीत के आए हुए हैं। भाइयों वो ऐसा कर सकता है ना। देखो मान लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा है जो निष्पक्षी व्यक्ति है, सब कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अपनी मर्जी से कभी थोड़ा सा बीजेपी वालों को फेवर ले ले। ऐसा हो तो सकता है ना, बिल्कुल होगा। कोई अपनी पार्टी का क्यों नहीं भला चाहेगा? चाहेगा ही। तो मान लेते हैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र का बेटा आ जाए, है ना, मतलब कोई ऐसा अध्यक्ष बने, मान लो बीजेपी का ही है और अध्यक्ष बन गया, तो यदि वो चाहे, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। बाध्यकारी कहाँ पे? ब्रिटेन में बाध्यकारी है, ब्रिटेन में एकदम बाध्यकारी है। ब्रिटेन में बाध्यकारी है कि यदि कोई सदस्य, किसी पार्टी का सदस्य जो जीत के आया है और सांसद है, फिर उसको यदि अध्यक्ष बना दिया है, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया है, तो फिर उसको अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, अनिवार्य है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यदि किसी को, सांसद को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है पूर्ण रूप से, ताकि वो एकदम निष्पक्ष होकर काम कर सके, किसी भी पार्टी के फेवर में निर्णय ना दे। ये कहाँ पे अनिवार्य है? ब्रिटेन में। भारत में अनिवार्य नहीं है। इसीलिए तो ओम बिरला ने कोई बीजेपी से सदस्यता त्यागी किया। बीजेपी ने ओम बिरला ने बीजेपी से अपनी सदस्यता नहीं त्यागी है, फिर भी वो क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष है। लेकिन क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो निष्पक्षी है, तो वो निष्पक्ष की तरह काम करेंगे। लेकिन यदि ओम बिरला खुद चाहे, मैं क्या बोल, अनिवार्य नहीं है, यदि ओम बिरला खुद चाहे कि यार मैं जब तक इस पार्टी के दम पे मतलब जीत के आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे, जब तक मैं पार्टी के बैनर पे रहूंगा,
तो यार मेरा हो सकता है कि थोड़ा मेरा मन बदल जाए, मैं कह दूं कि नहीं नहीं बीजेपी विपक्ष में थोड़ा सा चलने देते हैं, 19-20 जब होगा तो थोड़ा 20-19 बीजेपी की तरफ कर दूंगा मैं, मेरा ऐसा मन हो जाएगा। यदि वो ऐसा सोचता है और चाहता है कि ऐसे करता हूं कि जब तक 5 साल मैं काम करूं एज ए लोकसभा का अध्यक्ष, तब तक मैं बीजेपी का सदस्यता को त्यागना चाहता हूं, तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। अकेला ही है। ऊपर क्या बोला था हमने, बोला कि यदि 2/3 से कम यदि कोई भी सदस्य जाते हैं तो वो दल बदल के अंदर आएगा। और अब क्या बोल रहे हैं कि यदि बीजेपी का एक सदस्य है और उसको अब लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया है, तो यदि वो चाहे तो अकेला उस पार्टी से रिजाइन कर सकता है, लेकिन सदस्यता फिर भी नहीं जाएगी उसकी, वो बिल्कुल लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, सदस्यता बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि भाई आपको पता है ना कि वो तो एकदम निष्पक्षता के लिए ऐसा कर रहा है, वो तो उसका कोई उद्देश्य गलत थोड़ी है, उसका उद्देश्य पार्टी को तोड़ना नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मैं संसद के अंदर अपनी अध्यक्षता को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहता हूं, इसके लिए मैं इस पार्टी से 5 साल के लिए पद को स्थापित करता हूं, अपनी सदस्यता को त्यागता हूं और मैं एज ए निर्दलीय के रूप में अपनी सदन की अध्यक्षता को करूंगा। तो वो ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। तो क्या बात लिखी हुई है? पीठासीन अधिकारी स्वेच्छा से, मैंने बोला ना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य कहां पे? ब्रिटेन में अनिवार्य है। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ सकता है या कार्यकाल के बाद ज्वाइन भी कर सकता है। पहले छोड़ दी थी 5 साल जब तक हुए पूरे, जैसे 5 साल पूरे हुए उसके बाद वापस ज्वाइन कर ले, और जब तक 5 साल रहा एकदम बिना किसी कलंक के ढंग से अपनी है जो सदन को निष्पक्ष रूप से काम किया, तो अच्छी बात है, वैसा कर सकता है। ठीक है, तो अफवाद है ये, इसके ऊपर है वो लागू नहीं होगा, न तो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर लागू होगा और न ही है जो राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर लागू होगा, न ही किसी राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष के ऊपर लागू होगा। कोई भी अध्यक्ष है तो पार्टी के पद को बाध्य की सदस्य छोड़ देगा तो भी उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? अब सवाल ये था कि ऊपर बातें तो बहुत सारी कर ली हम लोगों ने, अब अंतिम निर्णय कौन करेगा? मान लो किसी पार्टी के 10 सदस्य थे और उन्होंने है जो 10 सदस्यों ने सदस्यता चेंज कर ली अपनी, पहले बीजेपी में थे अब आम आदमी पार्टी में चले गए, तो अब दल बदल का उल्लंघन तो कर लिया उन्होंने, कर लिया ना। तो अब इसके हैं जो कौन, मतलब इसका निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय करता है सदन का अध्यक्ष। किसका? संसद का अध्यक्ष नहीं, किसका? सदन का, सदन का, सदन का अध्यक्ष। यदि वो सदस्य लोकसभा के थे, यदि वो जो भी पार्टी को जिन्होंने बदली है, यदि 2/3 है पार्टी की, यदि 2/3 सदस्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं वो तो। यदि 2/3 संख्या नहीं है, उससे कम लोगों ने पार्टी चेंज कर ली, 2-4 मिले और पार्टी चेंज कर ली अपनी, तो फिर उसका जो अंतिम निर्णय, पहली बात तो उसके ऊपर कौन है जो करेगा, कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही कौन करेगा? तो कार्यवाही शिकायत करनी पड़ेगी, कार्यवाही के लिए शिकायत सॉरी बीच में है जो माइक बंद हो गया था। हाँ, तो जो निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो अंतिम निर्णय करता है जिस भी सदन का अध्यक्ष है। जैसे मान लो वो लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने है जो अपना दल को बदल लिया और वो जो कंडीशंस थी उससे नीचे है, मतलब 2/3 से नीचे है और कर लिया पार्टी, इसका मतलब दल बदल का कानून तो लगता है। जैसे वो दल बदल का कानून लगेगा तो पहली बात तो उस पार्टी के, जिस पार्टी से वो छोड़ के गए हैं, मान लो बीजेपी को छोड़ के गए हैं, 4-5 सदस्य मिले और निकल गए वहां से अपनी, तो फिर वो बीजेपी खुद पहले है जो क्या करेगी? शिकायत करेगी। बीजेपी क्या करेगी? शिकायत करेगी। ठीक है, जब उसको शिकायत प्राप्त होगी, किसको शिकायत करेगी? लोकसभा, जिस भी सदन के अध्यक्ष है, मान लो लोकसभा के अंदर किए बीजेपी के सदस्य जो लोकसभा के अंदर बैठे थे और उन्होंने यदि ऐसा किया है तो किसको शिकायत करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को करेंगे। यदि बीजेपी के सदस्य थे बट वो राज्यसभा के अंदर थे और उन्होंने किया ऐसा, तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष को, मतलब राज्यसभा के सभापति को, उनको है जो शिकायत करेंगे। ठीक है, इसके लिए शिकायत बननी अनिवार्य है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है कि दल बदल को संज्ञान में तभी लिया जाएगा जब एमपीज के द्वारा शिकायत प्राप्त की जाएगी, शिकायत की जाएगी। जब शिकायत होगी तभी है जो उसके ऊपर कार्यवाही करेगा। कौन? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति। ठीक है, बात समझ में आई? सदन का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, और सदन का जो अध्यक्ष होगा वह निर्णय लेगा, वो निर्णय लेगा, वो डिसाइड करेगा कि उनकी सदस्यता को रद्द कर देना है, क्या कर देना है, जो भी डिसीजन लेना है। कौन डिसीजन लेगा? सदन का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के अध्यक्ष। और जब ये डिसीजन देती है
जब वो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये वाला डिसीजन देती है, तब वो एज ए ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रही है, क्योंकि वो निर्णय दे रही है ना, वो तो न्याय कर रही है। जब वो निर्णय दे रही है तब वो न्याय के रूप में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, वो तो न्याय के रूप में काम कर रही है। और आपको पता है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट का छोटा एक कोर्ट आपको पता है अधिकरण, आपने नाम सुना होगा, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ठीक है, आर्टिकल 323 ए और बी के अंदर है, आप याद करो। तो उसके अंदर ट्रिब्यूनल होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपने नाम सुना होगा कि हरित, जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो निर्णय लेती है उसको ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना, हरित न्यायाधिकरण, हरित अधिकरण। तो वो उस तरह से, अब जब वो लोकसभा के अध्यक्ष या जब राज्यसभा के सभापति जब इसके निर्णय दे रहे होते हैं, तब वो एज ए वो अधिकरण के रूप में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो न्याय दे रहे हैं ना। न्याय काम का देना किसका है? अधिकरण का है, कोर्ट का है। और आपको पता होगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था, मतलब भारत में ऐसी कोई भी संस्था जो एज ए कोर्ट के रूप में काम कर रही है, तो आप उस कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट में ध्यान सुनना, जो भी उस अधिकरण ने, जो भी उस कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसके अगेंस्ट में आप हायर जुडिशरी के पास में जा सकते हो, उच्च न्यायालयों के पास में, उच्चतम न्यायालय के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हो उसके निर्णय के खिलाफ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी सदस्य के द्वारा दल बदल करने वाले शिकायत कर पर विचार करते हुए ये निर्णय दिया कि इस सदस्य की लोकसभा से सदस्यता आज से रद्द की जाती है, तो मुझे बताओ क्या वह सदस्य उस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वो एज ए अधिकरण के रूप में काम कर रहा था और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ में हायर जुडिशरी में जाया जा सकता है। तो मुझे बताओ कि जो भी दल विदल कानून के ऊपर जब पीठासीन अधिकारी निर्णय देता है, तो क्या वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बात समझ में आ गई? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और इस पॉइंट से यूपीएससी ने 3 बार प्रश्न पूछे, 3 बार प्रश्न, कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं है? तो बिल्कुल है न्यायिक समीक्षा के अधीन। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। और ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं बात है, इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, कियोतो होलोहन मामला 1993। दैट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट निर्णय। जब भी आपको दल बदल की बात होती हो, तब इस निर्णय को भूलना नहीं है, कियोतो होलोहन मामला 1993। यदि आपके मेंस में प्रश्न का उत्तर लिखना है दल बदल के ऊपर, तो इस केस का रेफरेंस दिए बिना आपको उत्तर छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ गई? इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ में आ गई? इसमें क्या कहा गया? इसमें बहुत सारी और भी बातें कही गई, लेकिन एक बात ये बोली गई कि जब भी पीठासीन अधिकारी दल बदल के ऊपर सुनवाई करता है और अपना निर्णय देता है, तब वो अधिकरण की तरह कार्य करता है। इसलिए ये जो निर्णय देता है वो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा। ये बात कियोतो होलोहन मामला 1993 के अंदर दिया गया। बात समझ में आ गई? तो अब आगे लिखो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि अंतिम निर्णय लेने से पूर्व जो भी अंतिम निर्णय लेता है, मान लो अध्यक्ष जो होता है, वो अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करना चाहिए? तो पहला तो जिस भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस भी सांसद के ऊपर ये चार्जशीट लगी हुई है कि भाई इसने जो दल बदल किया है, उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। उस सदन के अंदर उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। जिस भी सांसद के ऊपर विवाद है, उसको अपना पक्ष रखने का हक होगा। पक्ष रखने देना अनिवार्य है। पक्ष रखने देना क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अंतिम निर्णय देने से पहले जिस भी सांसद या सांसदों के ऊपर या विधायक या विधायकों के ऊपर जो भी पीठासीन अधिकारी जो अपना फाइनल निर्णय देने वाले हैं, उससे पहले उनको पक्ष देते अनिवार्य है, पक्ष देना पड़ेगा, उनको अपना पक्ष रखने देने के लिए मौका देना पड़ेगा। ठीक है, यदि वो अध्यक्ष चाहें, पीठासीन अधिकारी चाहें, तो इसकी जांच के लिए कि भाई उसने किया है कि नहीं किया है, जांच के लिए एक विशेष अधिकार जो समिति होती है, स्पेशल राइट या कह सकते
एक जो विशेष अधिकार जो कमेटियां होती है संसद के अंदर, उनको भी भेज सकता है जांच के लिए। उनको सौंप दिया, एक विशेष अधिकार कमेटी थी, उसको सौंप दिया कि आप है ना, एक शिकायत आई हुई है कि पर्टिकुलर ये जो मेंबर है कांग्रेस का, इसने है जो दल बदल का, इसके ऊपर इसने कहीं पे पार्टी बदली है, आप इसके ऊपर जांच करके मुझे रिपोर्ट कीजिए। तो ऐसा चाहे तो कर सकता है। तो समिति को भेज सकता है, हाँ बिल्कुल भेज सकता है। कौन सी समिति को भेजेगा? विशेषाधिकार समिति को भेजेगा। ठीक है, इन समितियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है। क्या है? मान लेते हैं कि आज मैं कांग्रेस का सदस्य था, मैंने अकेले नहीं, एन मजा आया मुझे और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मैंने दल बदल तो कर लिया। अब जैसे ही मैंने दल बदल किया तो मेरी पार्टी वाले भागे भागे गए लोकसभा के अध्यक्ष के पास में, क्योंकि मैं लोकसभा का सदस्य था। तो उसके पास में गए और बोला कि देवीलाल ने ना पार्टी से, हमारी पार्टी से सदस्यता त्याग दी है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इस दल बदल कर लिया है, इसके ऊपर है जो आप एक्शन लीजिए। तो उसने एक्शन लेना शुरू किया। अब मैंने उससे पहले ही ठीक से, मेरी मान लो मेरे दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब उसने बोला निर्णय देना है, उसने कहा ठीक है देते हैं ना, निर्णय देते हैं। 1 साल हो गया, कोई निर्णय नहीं दिया। मैं मजे से जा रहा हूँ, मैं सांसद सदन में जा रहा हूँ, बढ़िया एकदम आम आदमी पार्टी की तरफ से बातें कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। निर्णय आया ही नहीं। 1 साल हो गया, कोई निर्णय नहीं दिया। 2 साल हो गया, कोई निर्णय नहीं दिया, कोई डिसीजन नहीं दे रहा। 3 साल हो गए, कोई निर्णय नहीं दिया। 4 हो गए, कोई निर्णय नहीं। तब तक तो मेरा कार्यकाल ही पूरा हो गया, नई लोकसभा के चुनाव आ गए। कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने इसलिए दिया कि पीठासीन अधिकारी दल बदल का जो भी मामला आएगा उसके ऊपर कितने समय के भीतर भीतर निर्णय देगा, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई समय सीमा है ही नहीं। चाहे तो वो उसी दिन दे दे निर्णय, चाहे तो वो 3 साल ही ना दे, और चाहे तो वो 5 साल ही ना दे, उसकी मर्जी है। अब भाई ये मर्जी तो मालिक तो बड़ा खराब है ना। फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, उसके हल्का सा एक साइड से पैसे दे दिए और बोला कि मैं बदल बदल कर रहा हूँ, मैंने पार्टी कांग्रेस वाली थी मेरे पास में, अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे वहां से 10,000 करोड़ रुपए मिले बीजेपी की पार्टी से, तो तू उसमें से 4 करोड़ रुपए, मतलब 400 करोड़ तू रख लेना। अध्यक्ष को बोल रहा है कि 400 करोड़ तू रख लेना और तू अपना निर्णय ही मत दे, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। तो ऐसा हो सकता है ना, हो तो सकता है। भले ही मैंने हाइपोथेसिस लिया, ऐसा हो तो सकता है ना। पैसे मिल रहे तो क्यों नहीं करेगा, उसका तो कोई है नहीं, उसके तो उसके ऊपर टाइम पीरियड थोड़ी है कि 2 महीने के अंदर अंदर निर्णय देना ही है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो इस, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेचारे ने थोड़ी सी सलाह दी थी, पर मानता कौन है सलाह, सलाह मानता नहीं गया। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो नीचे, हालांकि ऐसा अब अभी मान लो आज के दिन कोई स्टेटमेंट ऐसा आया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कि दल बदल कानून के ऊपर पीठासीन अधिकारी को जो निर्णय देने के ऊपर 2 महीने का समय सीमा है, तो कोई समय सीमा नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। और हालांकि यहाँ से यूपी से 2022 आई थिंक 2022 है कि 2024 के अंदर उसने प्रश्न पूछ लिया है इससे, टाइम यूनिट से, कि टाइम समय सीमा है कि नहीं है, तो कोई समय सीमा नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हालांकि इसके ऊपर एक सजेशन के रूप में, एज ए सुझाव के रूप में, एक वे फॉरवर्ड के रूप में, जब आप मेंस का उत्तर लिखो तब आप एक वे फॉरवर्ड के रूप में ये वाला डाल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशम मेघचंद्र वर्सेज मणिपुर विधानसभा, कौन सा निर्णय, ये निर्णय याद रख लेना। इसमें है जो सुप्रीम, इस निर्णय में कौन सा निर्णय, केशम मेघचंद्र वर्सेज मणिपुर विधानसभा, मतलब मणिपुर विधानसभा का कोई सदस्य था जिसका नाम था केशम मेघचंद्र, उसने कोई हिंदू दल बदल किया था और फिर वहां के जो विधानसभा का अध्यक्ष थे उन्होंने कोई निर्णय दिया ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं, तब तक तो वो उसका कार्यकाल ही पूरा हो गया। तो उसके मामला फिर हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा, मतलब एक सलाह दिया, सिर्फ सलाह दी कि ऐसे जब भी मामले आए तो कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय का समाधान हो। और ये सिर्फ क्या थी, ये सिर्फ सलाह थी, अनिवार्यता नहीं है। यूपीएससी ऐसा कर सकती है कि उसके अंदर डाल दे कि दल बदल कानून का निर्णय जो है 3 महीने के अंदर देना 3 महीने के भीतर देना पीठासीन अधिकारी अनिवार्य है, कोई अनिवार्य नहीं है, कोई समय सीमा है ही नहीं। ठीक है, हाँ एक सजेशन जरूर है जो आप लिख सकते हो, मेंस के उत्तर में लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के केशव मेघचंद्र वर्सेज मणिपुर विधानसभा में मामले में कहा कि 3 महीने के भीतर भीतर निर्णय देने की सलाह देता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये मामला ध्यान रख देना और ये टाइम भी ध्यान रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के अंदर आए तो कोई है जो टाइम बियॉन्ड नहीं है। मेंस में उत्तर लिखना है, मेंस में आपको सजेशन लिखना है, तो सजेशन के रूप में ये डाल सकते हो। ठीक है, और कमी डालनी हो, मान लो कि बोले कि दल बदल की कमियां बताइए, तो कमी में एक ये बात दी ना, ये डाल सकते हो कि इसके ऊपर अधिकतम कोई समय सीमा है ही नहीं, एक कमी ये हो गई। जब समय सीमा नहीं है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ये भी ठीक है ना। तो
ऐसे करके आप स्टेटमेंट, अब मैंने आपको पूरा समझा दिया ना, तो आप यहाँ से खुद सोचिए कि इस दल बदल की हैं जो कमियां क्या हो सकती है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या इसका सजेशन हो सकता है। अब आप खुद समझिए इससे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। ये अगर मान लो कानून लेके इसका फायदा क्या होगा, फायदा तो बहुत सारा होगा ना। जैसे पहले पहले ऐसा होता था कि मान लो कोई पार्टी है, उसके सदस्य ने बोला कि हमें मंत्री बनाओ, पार्टी वाले ने मना कर दिया कि यार अपने मंत्री फिक्स हो सकते हैं, तो नहीं बना पाएंगे मंत्री। जो मंत्री नहीं बना पाए, उन्होंने बोला कि तो फिर ठीक है, अपन पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, और जैसे ही पार्टी चेंज की तो सरकार ही गिर गई। अब जब सरकार ही गिर गई तो इलेक्शन फिर से करवाने पड़े, फिर से इलेक्शन करवाए तो अब फिर से खर्चा आया सरकार का। तो आप ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है था ना, पहले बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इसका। लेकिन अब दल बदल हो गया है, कानून बना दिया है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते। जब ऐसा कर नहीं सकते, इसीलिए अपना है जो थोड़ा लोकसभा का, सरकार का थोड़ा सा स्थायित्व आया हुआ है, स्टेबिलिटी आई हुई है। ऐसे एकदम से सरकारें टूटती गिरती नहीं है ना। पहले तो एकदम आया राम गया राम ऐसे था कि एक तो ऐसे है हरियाणा के, उन्होंने एक दिन के अंदर 5 पार्टियां चेंज कर ली थी, 5 बार पार्टी बदली। तो ऐसे भी बहुत थे, उनका तो समाधान हुआ ना। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है। ऐसे और भी आपको पॉइंट सोचने हैं, अपना खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ऐसे सोचो कि इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और अब इसके अब भी कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट बचे हुए हैं। अब भी तो नेगेटिव पॉइंट है ना। जैसे देखो, पॉइंट अभी नेगेटिव पॉइंट था कि इसके ऊपर अधिकतम समय सीमा क्या है, उसके कोई है ही नहीं। तो फिर तो अपना जो भी पीठासीन अधिकार चाहे तो उसके बहुत फेवर में बातें कर सकता है, ढंग से कर सकता है ना। तो फिर ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट हो गया इसका। तो ऐसे बहुत सारे और सोचने हैं आपको, ठीक है। फिर नियम बनाने की शक्ति भी होती है कि आप दल बदल कानून जो है, इससे संबंधित अपने सदन के अंदर कुछ नियम बना दीजिए। किस में बोल रहा हूँ, संसद में नहीं, संसद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदन की बात कर रहा हूं। यानी लोकसभा के अंदर चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो दल बदल को लेकर कुछ नियम बना सकते हैं, और राज्यसभा में चाहे तो राज्यसभा के जो सभापति है वो अपने सदन के अंदर कुछ नियम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी नियम बनाए, जो भी वो नियम बनाते हैं, उन नियमों को, सभी नियमों को सदन के समक्ष 30 दिन के अंदर अंदर रखना पड़ेगा। जो भी वो उन्होंने नियम बनाए, पीठासीन अधिकारी ने अपने सदन के लिए जो भी वो दल बदल को लेकर नियम बनाए थे, वो नियम बनाए हैं, वो उनको 30 दिन के भीतर भीतर अपने सदन के अंदर रखना अनिवार्य है। सदन के अंदर रखेंगे। अब सदन चाहे तो उन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, कौन, संसद नहीं, सदन। सदन चाहे तो उन नियमों को स्वीकृत कर सकती है, सदन चाहे तो उसको संशोधित कर सकता है, फिर स्वीकार कर ले, थोड़ा सा संशोधन कर ले कि ये आप 10 पॉइंट है, 10 में से 3 तो ठीक है, 2 थोड़ा सा बदल लीजिए, और फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है पूरा पूरा अस्वीकृत कर दे, डिक्लाइन कर दे कि नहीं ये क्या बना दिया फालतू का, हम इसको नहीं मानते हैं। सदन ऐसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर नियमों को रखना है, और वो स्वीकृत कर सकता है, संशोधित कर सकता है, और अस्वीकृत कर सकता है, कौन, सदन। नियम बनाए कौन, नियम बनाएगा पीठासीन अधिकारी, ठीक है, बना सकता है। और यदि मान लो एक बार ये नियम पारित हो गए, मान लो सदन ने नियम पारित कर ली, सदन ने, संसद नहीं, सदन ने नियम पारित कर लिए, तो फिर यदि उस नियमों का उल्लंघन करा कोई भी व्यक्ति उस नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो ठीक वैसा ही माना जाएगा जैसे सांसद के अपने विशेष अधिकार होते हैं। आपको पता होना चाहिए, सांसद जो भी होते हैं उनके अपने अपने स्पेशल राइट होते हैं, उनके कुछ प्रिविलेज होते हैं, उनके अपने विशेष अधिकार होते हैं। तो विशेष अधिकार का यदि कोई सांसद उल्लंघन करता है तो उनको ठीक ठाक सजा मिलती है, चाहे, और अगर अध्यक्ष चाहे तो उसको सदन से बर्खास्त भी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो जो विशेष अधिकार के नियमों के उल्लंघन के समान इसको माना जाएगा। यदि किसी ने दल बदल के लिए जो भी नियम बनाए हैं और वो नियम पारित हो रखे हैं सदन से, और फिर कोई उसका उल्लंघन करता है, तो वो ठीक वैसा ही माना जाएगा जैसा विशेष अधिकार के उल्लंघनों को के टाइम ट्रीटमेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो एक आप ये भी हैं जो हल्की सी बात ध्यान रख लीजिएगा। अब एक बात अगली आती है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये वाली जो बातें हैं ना, हो सकता है कि आपके अभी वाली किताब में नहीं मिल रही, जहाँ आप अभी 22वें चैप्टर में संसद में बैठे वहाँ नहीं मिलेगा। आप मेरे ख्याल से आप जाके देखिए, आई थिंक 76 है कि 72 नंबर एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, मुझे भी याद नहीं है और मेरे पास लक्ष्मीकांत है नहीं। तो 76 से जो 78 ऐसा कुछ है, जिसका नाम ही ये है दल बदल। चुनाव वालों में जाओगे ना, चुनाव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है दल बदल कानून। वहां पे जाके उसमें 4-5 पेज दिए हुए, उनको पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा पूरा आपको समझा यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो आप उसको समझेंगे, उसको फिर अलग से मैंने पूरा साथ में कर लिया कि दल बदल है था, तो टॉपिक आया तो इसको साथ में कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया साथ में, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत में। अब मैंने अभी बोला था पहले कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची के अंदर कुछ संशोधन किए थे। आई कब थी 10वीं अनुसूची? वो तो आई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आ गई थी, ठीक है। लेकिन फिर 15-16 साल जब वो काम किया तो बहुत सारे और भी चैलेंजेस सामने आए कि यार इस लॉ में और सारी कमियां भी है।
उस कमियों को ठीक करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लेके आए थे, पता है ना। उसके अंदर आपको पता है एक तो उसमें क्या चेंज किया था, अभी मैंने ऊपर बताया था, देखो कि उसके अंदर ये वाला पहला अपवाद के अंदर देखो पहला पॉइंट कि यदि कोई भी दल है, पहले था 1985 में ये था कि मतलब 1985 से 2003 तक ये चल रहा था कि दल के 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उसको पार्टी स्प्लिट कर सकते थे। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको हटा दिया कि अब 1/3 नहीं कर सकते। अब यदि करना है तो पहली बात तो पार्टी का विलय होगा, मर्ज होगा, स्प्लिट नहीं होगा। और मर्ज करने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, 2/3 सदस्य उस पार्टी के, ठीक है। और एक साथ में वो इतने पार्टी अगर बदल रहे हैं एक साथ में तो ठीक है, अगर यदि उससे कम होते हैं तो फिर उसके ऊपर दल बदल का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चेंज किया था। उसके अलावा कौन से चेंज है, उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है पहले प्रीलिम्स के अंदर। प्रश्न क्या है, पहले देखो क्या होता था कि पार्टी वाले क्या करते थे कि सदस्यों को थोड़ा सा एकदम रिलीफ देने के लिए बोला कि यार तू मेरे पार्टी में आ जाना, हाँ तो आ जाऊंगा, तो क्या करेगा, तो तेरे को मंत्री बना देंगे। अब पता है मंत्री वालों को बड़े मजे आते हैं ना, उनको तो एकदम एकदम रियासी, मतलब सांसद को भी बहुत मजे आते हैं उनको, मतलब बहुत सारे मिलते हैं वो फैसिलिटीज मिलती है, मंत्री को तो और ज्यादा मिलती है, मंत्रालय मिला हुआ पूरा का पूरा। तो उनको क्या बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बना देते थे और वो फालतू का खर्चा आता था गवर्नमेंट के ऊपर, जनता के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर खर्चा आता था। क्योंकि मंत्री है वो तो बन गया अपने पार्टी के दम पे मंत्री, कि मुझे मंत्री बनाओ तो मैं आपके फेवर में बातें करूंगा, आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। तो फिर ये बड़ी दिक्कत थी, कभी कभी 200 मंत्री बन गए, 100 मंत्री बन गए, 115 मंत्री बन रहे हैं। तो उसके बाद में एक 91वां संविधान संशोधन किया 2003 के अंदर, अटल जी की सरकार ने किया और बहुत ही बढ़िया निर्णय किया। क्या था कि मंत्री परिषद का मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का मंत्री परिषद का आकार एकदम सीमित कर दिया। पहले आकार था ही नहीं कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, कि जितने हो चाहो उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर पहली बार 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंदर पहली बार मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया कि लोकसभा के कितने, लोकसभा के किसके, ध्यान से सुनना, लोकसभा के जितने कुल सदस्य है, लोकसभा में जितने कुल सदस्य है उन कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकते, 15% से कम हो सकते हैं, 15% से कम अधिक नहीं हो सकते। और प्रधानमंत्री को साथ में शामिल करते हुए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अलग है 15% प्लस प्रधानमंत्री, ना 15% के साथ में ही प्रधानमंत्री है, और 15% तो अधिकतम है। मतलब हाईएस्ट जो मंत्री हो सकते हैं ना, वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। 14% हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम कितने परसेंट होंगे, 15% होंगे। तो आप देखो, मान लेते हैं कि लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य 550 है। अब 550 के 15% देखो कितना निकलता है, देखो है ना, देखो जरा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 55 का समझ लो 27 आएगा, और 27 गुना 3 81, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। इसका मतलब वर्तमान में अधिकतम जो केंद्र सरकार में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, अधिकतम मंत्री परिषद में कितने मंत्री बन सकते हैं, 81। अधिकतम कितने, 81, कितने, 81, 81, अधिकतम 81 ही बन सकते हैं। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, 550 का 15% निकाल के, ठीक है। तो कुल सदस्य जो किसके, संसद के नहीं, आपका एग्जाम ऐसा प्रश्न डालेगा, ऐसा स्टेटमेंट डाल देगा कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद का आकार संसद के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। स्टेटमेंट गलत है, संसद के नहीं, किसके, लोकसभा के। किसके बोल रहा हूं, लोकसभा के। यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के, लोकसभा के सदस्यों का, कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, अलग से नहीं, प्रधानमंत्री भी इस 15% के अंदर ही शामिल है। और ये सेम टू सेम हूब यही बात विधानसभाओं के लिए भी लागू है कि विधानसभाओं के अंदर भी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते कुल सदस्य सीटों से। जैसे देखो, मान लो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में फॉर एग्जाम्पल कितनी सीटें, 200 सीटें हैं विधानसभा की। राजस्थान में कितनी सीटें, 200 सीटें, किसकी, विधानसभा की। तो 200 का 15%, अब 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। इसका मतलब राजस्थान के अंदर अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं, 30, ओनली 30। अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं, 30 ही। यूपी की बात करें तो यूपी में मेरे ख्याल से 80 सदस्य है ना, 80 है। अब 80 सॉरी 80 क्या है रे, वो तो 400 है ना, 400 है। यूपी में मेरे ख्याल से 400 सीटें हैं विधानसभा की, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा।
400 है तो 400 का 15%, अब 400 का 15% कितना होता है? 60 होता है। कितना? 60। इसका मतलब यूपी के अंदर अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 60। 50 बन सकते हैं, 40 बन सकते हैं, 30 बन सकते हैं, 25 बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट कितने? 60। इसका मतलब जो लॉलीपॉप मिलती थी मंत्री के नाम पे वो अब खत्म कर दी, और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? या वो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, ये डाल देगा कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार संसद के कुल सदस्य संख्या के 15% से कम नहीं हो सकता। 15% से कम नहीं हो सकता। हाँ, गलत है। 15% अधिक नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरा, संसद का नहीं, लोकसभा का। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। समझ आ गई बात? उसके बाद लिख रहा है दल बदल से अयोग्य साबित होना। यदि कोई भी व्यक्ति है और दल बदल से वो अयोग्य साबित हो गया है, मान लो उसने है जो दल बदल किया और लोकसभा अध्यक्ष ने या मान लो राज्यसभा का सभापति जो भी उसका पीठासीन अधिकारी था, उसने फाइनल ने निर्णय दिया कि इस व्यक्ति ने दल बदल किया है और इसको संसद से इसकी सदस्यता को बर्खास्त किया जाता है, और उसकी संसद से सदस्यता उसकी त्याग दी गई, उसको वहां से हटा दिया गया। तो फिर वो अपने जीवन में कभी भी मंत्री नहीं बन सकता, पर उस टाइम पीरियड के दौरान कभी भी मंत्री नहीं बन सकता है। तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। तो मंत्री बनने के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। समझ आ गई बात? यदि दल बदल से कोई अयोग्य साबित सदस्य हैं तो वो मंत्री पद हेतु भी क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनो, ऊपर जितने भी मैंने बातें की है ये सारी की सारी, मैंने बीच में शायद सांसद और संसद वर्ड यूज किया गया, तो चूंकि वो समझाने के लिए किसी एक का बोलना पड़ता है तो मैंने बोला, लेकिन ये सारी की सारी बातें राज्यों की विधान मंडल और राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एक तीसरा पॉइंट और है, और ये मैंने वहीं से उसी चैप्टर से उठाया जो मैंने बोला ना, आई थिंक 76 है कि कौन सा है, उसमें लास्ट में एक चैप्टर दिया हुआ था, और तो इसको मैंने एज इज हू बहू लिख दिया कि मैं आपको समझा पाऊँ यहाँ से। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, 5वां पॉइंट है, उसमें आप जाके देखोगे ना तो ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का ही है। 5वां पॉइंट तो लंबा था, तो उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स जैसा बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। क्या लिखा हुआ है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, मान लो कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य है या संसद का कोई सदस्य है, हो सकता है वो लोकसभा का हो सकता है वो राज्यसभा का हो सकता है वो जो राज्यों की विधानसभाओं का हो, कोई भी सदस्य हो, और उसको यदि दल बदल के कानून के तहत अयोग्य ठहराया है, उसको जो इनएलिजिबल ठहरा दिया गया है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, तो फिर वह अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यदि किसके कहने का मतलब है, किसी को यदि दल बदल के तहत उसको अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो फिर वो किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को, लाभ के किस कौन से पद को ध्यान रखना, लाभ के राजनीतिक पद को, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, कौन से पद को? पहली बात तो लाभ का पद, और वो भी कौन सा? राजनीतिक पद। इसका मतलब प्रशासनिक पद ले सकता है, इसका मतलब वो प्रशासनिक पद ले सकता है, लाभ का प्रशासनिक पद ले सकता है, राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता, राजनीतिक पद नहीं ले सकता। बड़े ध्यान से सुननी बातें। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वो किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। कौन सा पद? लाभ का पद। किसमें? राजनीतिक रूप से। इसका मतलब वो प्रशासनिक रूप से ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बता भी रहा है कि यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय क्या है। जब इसने बोला कि राजनीतिक पद, तो इस पद राजनीतिक के लाभ पद जो है इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? तो फिर दे रहा है, देखो पहला ए पॉइंट दे रहा है। क्या दे रहा है? केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी कार्य के लिए, ऐसा कोई भी ऑफिस जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात लग रहा है। अब इसमें यह भी परिभाषित क्या हुआ है, एकदम परिभाषित कर रहा है, लिख रहा है कि जब मैंने बोला कि लाभ का राजनीतिक पद, तो इसका मतलब क्या है? तो बोल रहा है कि केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर कोई भी ऐसी ऑफिस, ऐसा कोई भी कार्यालय
ऐसा कोई भी कार्यालय जिसका वेतन भत्ते, जिस कार्यालय के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को वेतन, भत्ते, उनके अन्य लाभ संबंधित सरकार के लोक राजस्व से, पब्लिक फंड से जाता हो। कहने का मतलब यह है, ऐसी कोई भी ऑफिस जिसको गवर्नमेंट की तरफ से वेतन और भत्ते मिलते हो, उस ऑफिस के अंदर वो इंसान राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकता है। अब मैंने क्या बोला था कि प्रशासनिक पद ले सकता है। देखो यहाँ पे प्रशासनिक शब्द तो बिल्कुल आ सकता है कि क्योंकि राजनीतिक पद लिखा हुआ ना, इसका मतलब प्रशासनिक पद ले सकता है। लेकिन जब इसने इसको डिफाइन करना शुरू किया, देखो जरा ध्यान से, जब इसने डिफाइन करना शुरू किया तब इसके अंदर बोला क्या कि ऐसी कोई भी पद, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हो चाहे वो राज्य सरकार के अंदर हो, जिसकी सैलरी और जिसके लाभ सरकार के पब्लिक फंड से दिए जाते हैं, तो फिर वो उस पद के ऊपर नहीं जा सकता जिसके लिए उस मतलब जिसके ऊपर दल बदल कानून लगा हुआ है व्यक्ति है, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके आसीन नहीं हो सकता, उसका फायदा नहीं उठा सकता, उस ऑफिस में काम नहीं कर सकता। इसका मतलब फिर प्रशासन भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रशासनिक कोई अधिकारी है, उसको फंड कहाँ से मिलेगा, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल लोक राजस्व से मिलेगी ना। और कहाँ से आएगा पैसा उसके पास में? सैलरी वहीं से लेगी। इसका मतलब, और अभी मना कर रहा है कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कोई भी ऑफिस से यदि किसी भी सैलरी मिलती है, कोई भी लाभ का पद मतलब हल्का सा वेतन भत्ते भी मिलते हैं, तो भी उस ऑफिस में वो व्यक्ति जिसके ऊपर दल बदल का कानून लगा हुआ है, उसके तरह उसको मतलब सस्पेंड किया हुआ है, सस्पेंड नहीं मतलब उसको बर्खास्त किया हुआ है, अयोग्य ठहराया हुआ है, वो व्यक्ति नहीं जा सकता। तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरा क्या है, या फिर, या लगा है बीच में, या बे शुरू कर रहा है, किसी निकाय यानी कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा निकाय के अधीन कोई कार्यालय, चाहे वे निगमित हो या नहीं, मतलब चाहे वो कॉर्पोरेट नहीं, चाहे प्राइवेट हो या नहीं, क्या, जिसका स्वामित्व है, जिसकी ओनरशिप पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, तथा जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ इस बॉडी द्वारा दिए जाते हों। कहने का मतलब ये है कि एक तो पहला तो ये हो गया मतलब पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का। दूसरा, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी भी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई प्राइवेट बॉडी है, उसके अंदर ये सोचे कि अच्छा चलो ठीक है, गवर्नमेंट वाला तो मुझे नहीं देंगे, मैं वहां तो चलो ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं ऐसे करता हूँ कि प्राइवेट वाला कर लेता हूँ, तो प्राइवेट वाला भी नहीं कर सकता। कैसे? इसने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी भी जिसके अंदर या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से, या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से उस प्राइवेट कंपनी के अंदर सरकार की ओनरशिप है, सरकार के शेयर है, सरकार का हिस्सा है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, भले 10% ही हो, भले 5% ही हो, भले 20% ही हो, थोड़ा सा भी यदि सरकार का शेयर है उस कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर भी उस दल बदल से बर्खास्त के व्यक्ति को जाने की कोई जगह नहीं है। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना है। और उसके लिए वेतन और भत्ते लाभ है उस बॉडी द्वारा दी जाते हैं, तो उसके अच्छा ये बात सारी बातें लिखी हुई कहाँ है? संविधान के अंदर चिपकाई पड़ी है, दिखा हुआ नीचे, अनुच्छेद 361 ख। तो आपका आर्टिकल 361 जो ख है उसके अंदर क्लियरली ये बातें लिखी हुई है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी वाली बात। नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो को बैक कर लेके समझ लेना, फिर भी नहीं समझ आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े पत्ते की बात है। अब देखो, अब अपन ये लिखा हुआ हाथ से समाप्त करते हैं, अब अपन देखेंगे कुछ अच्छी बातें। तो अभी हमने दल बदल के ऊपर बात की है, तो अब देखो अगली बात ये है कि दल बदल के जब भी मैं कानून की बात कर रहा हूँ, तो अब इसके क्या महत्व क्या है, क्या इसका फायदा है, महत्व क्या है? कुछ तो महत्व तो होगा ना इसका, कुछ न कुछ तो इसका महत्व होगा, कुछ न कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो अब आप देखो मेंस के, ये सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, कि दल बदल जो विरोधी कानून है इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाएगी। मैंने बोला ना पहले, अगर मान लो आया राम गया राम चल रहा है, तो फिर भ्रष्टाचार हो रहा दुनिया भर का। कोई बोला कि तू मेरे दल में आजा, मैं तेरे को 2000 करोड़ रुपए दे दूंगा, भ्रष्टाचार है पूरा का पूरा। अब वो 2000 करोड़ रुपए लाया कहाँ से? पब्लिक के फंड से खा बैठा, तो भ्रष्टाचार हो रहा था ना। और एक होता है हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स का मतलब घोड़े, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करना, घोड़ों के व्यापार की तरह था। ये घोड़ा मुझे दे दे, तू घोड़ा ले ले, ये ले ले, वो करे, तो व्यापारी तो हो रहा है। बोला कि तू मेरी पार्टी में आजा, मैं तेरे को इतने रुपए दे दूं, तो मतलब खरीद बेच रहे हो तुम, एक दूसरे को सीटों को बेच रहे हो, तो इसको ऊपर रोक लग जाएगी। तो ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दल बदल जैसे ही कानून आया,
दल बदल विरोधी कानून आया, तो फिर इसका पहला महत्व ये है कि इससे भ्रष्टाचार है, जो करप्शन खत्म हो गया, और हॉर्स ट्रेडिंग है, इसके ऊपर रोक लग गई। ठीक है। फिर लिखा है भी कि आया राम गया राम जैसी राजनीतिक जो इनस्टेबिलिटी, उसकी समस्या को रोकने के लिए फायदा होगा। तो आप पूरा तो उतारी मत लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में उतार लीजिएगा कि आया राम गया राम और राजनीतिक अस्थिरता की समस्या को रोका गया। राजनीतिक अस्थिरता मैंने पहले भी बोला कि यार पार्टी कभी भी टूट जा रही है। कोई एक पार्टी उसने अपने बहुमत के दम पे मान लो अपनी सरकार बनाई, सरकार बनाते जैसे ही रहा तो बोला कि हमें मंत्री बनाओ, तो बोला यार मंत्री के लिए तो पद सीमित है, कहाँ से बनो मंत्री, तो कि यार तुम ठीक रहो, मैं तो जाता हूँ कांग्रेस में। लो 20 निकल गए, वहां से गए कांग्रेस में। जैसे ही कांग्रेस में 20 निकल गए, उधर हुए पार्टी, सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। तो चल पाएगा क्या? चलेगा ही नहीं। तो पहली बात, जब ये आया बेचारा, तो एक तो भ्रष्टाचार को रोक लगी, हॉर्स ट्रेडिंग जो चढ़ी तो उसके ऊपर, ये हॉर्स ट्रेडिंग कीवर्ड है, इसको जरूर यूज कीजिएगा, अपने आंसर में जरूर यूज करना है इसको। ठीक है। और राजनीतिक अस्थिरता की समस्या को थोड़ी सी रोकने में सहायता मिली। समझ आ गई बात? अगला क्या लिख रहा है कि सरकार की स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये तो वही बात है, सेम पॉइंट निकल रहा है कि भाई इससे अगर मान लो थोड़ा रोक हो गई तो फिर सरकार जो है स्टेबल हो जाएगी, इंश्योरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हो जाएगी। इससे है जो दल बदल के द्वारा है जो सरकार गिरने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो ये तो आपको समझाइएगा। अगला इससे क्या होता है, पार्टी का एक अनुशासन बनाए रखता है ना। नहीं तो कोई पार्टी में अनुशासन ही नहीं है, जब मर्जी आई निकल गया, 3 चले गए, 5 आ गए, जा रहा है आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो पार्टी में कहाँ अनुशासन है। तो कम से कम इससे पार्टी में अनुशासन तो आया कि भाई पार्टी, अब पहला फिक्स होता है कि जैसे मान लो कोई कानून आया तो बोला कि भाई तुम कांग्रेस वाले हैं कि इस पार्टी के इस जो भी बिल आया है इसके फेवर में वोटिंग करिए। इसका मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी की पूरी प्रेजेंट भी रहेगी और पूरी की पूरी है जो वहां पे जाके फेवर में वोटिंग करेगी, क्योंकि डिसिप्लिन है। अगर उसमें से किसी ने एक भी है जो उसके विरोध में वोटिंग कर दी, तो फिर है जो उसके ऊपर अपनी पार्टी के द्वारा है जो व्हीप जो भी होगा, जो सचेतक बैठा रहेगा, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेगा दल बदल का। तो फिर इसमें डिसिप्लिन है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन है। तो ये तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि पार्टी अनुशासन आता है उसमें। अगला पॉइंट क्या है, ये तो बस लिखा हुआ है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है तो अपनी पार्टी के प्रति वफादार बनाए रखते हैं, वो ठीक है। अगला क्या है, मतदाता जनादेश की रक्षा होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई मतदाता जो भी होती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर है, अब गोरखपुर यूपी में पड़ता है। अब वहां से मान लो कोई एक कांग्रेस के व्यक्ति को चुन के सीट, वहां से कांग्रेस का एक मेंबर चुना और उसको है जो अपने लोकसभा में भेजा गया, तो इसका मतलब वहां की जो जनता है वो तो कांग्रेस पार्टी के नीतियों से, कांग्रेस पार्टी के जो भी अपने वायदे किए हुए थे उनसे संतुष्ट है ना, तभी तो उन्होंने कांग्रेस को जिताया। भाई गोरखपुर से कांग्रेस के एक व्यक्ति को जीता के भेज रही है वहां की जनता, इसका मतलब उनको कांग्रेस पार्टी की नीतियां पसंद है, और जनता ने भेजा कांग्रेस पार्टी के लिए चुन के, और भाई साहब ने आगे जाके कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया कि बोला कि मंत्री बनाओगे, तो बोला मंत्री नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे तो ये जाओ, हम तो जाते हैं आम आदमी पार्टी में। लो, गोरखपुर वालों ने बोला था कि तुम हमारे कांग्रेस पार्टी के नियमों के अनुसार चलना, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है, और वहां पे जाके शेर ने तो चेंज ही कर लिया, आम आदमी पार्टी में चला गया। तो वो जनता की जो भावनाएं थी उसके ऊपर वो कीचड़ उछाल रहा है ना। समझ आई बात? वेरी गुड। तो इसीलिए लिखा कि जो भी मतदाता का जो जनादेश होता है उसकी रक्षा होती है, किससे? इस दल बदल कानून से। अब वो नहीं कर पाएगा। अब उसने, अगर जनता ने वहां के कांग्रेस के लिए चुन के भेज दिया तो फिर उसको कांग्रेस पे रहना पड़ेगा। यदि उसने चेंज किया तो फिर दल बदल का लग जाएगा। समझ आई बात? चुनाव में मतदाता किसी दल की नीतियों को देखकर वोट करते हैं, ये कानून उन्हें तो ये तो हो गया, मैंने समझाई दिया आपको। अगला 5वां क्या है, पार्टी के पुनर्गठन में सहायक। इसमें ना काम करना, एक यहाँ पे इस पार्टी को हटा देना, पार्टी के पुनर्गठन की जगह लिख देना कि लोकतांत्रिक पुनर्गठन को सहायक है ना। यहाँ पे सब लिखना लोकतांत्रिक, लिख देना कि लोकतांत्रिक पुनर्गठन में सहायक, कि लोकतंत्र का फिर से पुनर्गठन होता है। और इसका एग्जाम्पल डाल देना कि तमिलनाडु में AIADMK गुटों का विलय। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के रूप में डाला, बस इतना सा लिखना कि तमिलनाडु में AIADMK गुटों का विलय। इसमें क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें पुनर्गठन होता है। जब दलों के बीच में पहले से ही आ गया कि भाई यार तुम अकेले तो टिक नहीं पाओगे, तो फिर वो पहले से बाहर से ही, मतलब जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं। जीतने से पहले से ही वो गठबंधन कर लेते हैं, ताकि वो, अब जैसे पार्टियों ने गठबंधन किया तो बताओ वो लोकतंत्र का गठबंधन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लोकतंत्र इससे एकदम मजबूत हो रहा है ना, बिल्कुल मजबूत हो रहा है इससे। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया कि इसे लोकतंत्र में पुनर्गठन में सहायक होता है, और एग्जाम्पल डाला कि तमिलनाडु में AIADMK गुटों के विलय। तो एक एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला देखो, राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार की कमी आएगी इससे, और सुशासन में थोड़ा सा गुड गवर्नेंस में सुधार होगा। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप, है ना। हालांकि पहला पॉइंट है ये रिपीट हो रहा है, तो आप चाहो तो उसके साथ मर्ज भी कर सकते हो। तो ठीक है। अगला क्या है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिलती है।
बिल्कुल ठीक है, जब पार्टी में हैं जो सदस्य ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी होंगी, तो उनको एक संवैधानिक मान्यता मिलती है और संवैधानिक पहचान मिलती है, जिससे उसका महत्व जो स्वीकार होता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, चाहो तो छोड़ देना, चाहे तो रख देना। अब ये तो हो गए इसके महत्व है। अब मैंने 7 लिखे हैं ना, आप 7 में से 5 कोई महत्व निकाल लेना ढंग से इसमें, ठीक है। कीवर्ड्स जरूर रखना, कीवर्ड्स जो भी मैंने यहाँ पे बताया कीवर्ड्स जरूर लिखना अपनी कॉपी में 5। ये कहीं पर लक्ष्मीकांत नहीं मिलेंगे, ये कहीं पर लक्ष्मीकांत नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैंने खुद से हैं जो अलग अलग जगह से निकाल के लिखा हुआ है। तो आप इसमें 7 में से 5 पॉइंट पकड़ लेना कि दल बदल जो विरोधी कानून है उसके महत्व क्या है, ठीक है। अगला है उसकी समस्याएं क्या है। मैंने अभी पहले बोला आप खुद सोचो, अब मैं समस्या में खुद ही बता रहा हूँ इस कौन कौन सी समस्या है। तो पहली समस्या है कि पहली समस्या क्या है कि परिभाषा में अस्पष्टता है। अभी हमने बोला ना कि दल बदल की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। परिभाषा क्लियर होना चाहिए ना, जितनी क्लियरेंसी होगी परिभाषा के अंदर उतने ही केसेज अच्छी आसानी से सॉल्व होंगे। नहीं तो फिर परिभाषा के अंदर ही अलग लूप होल है, तो फिर वो मेंबर इधर से इधर, इधर से इधर वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं वहां से। तो परिभाषा में स्पष्टता लाओ, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि परिभाषा दल बदल कानून की परिभाषा में ही अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, ठीक। तो पहला क्या है कि इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अब क्यों नहीं स्पष्ट है कि अध्यक्ष और न्यायालयों द्वारा इस कानून की विभिन्न व्याख्याएं की गई है। देखो देखो पावर किसको दी हुई है भाई, निर्णय कौन लेगा, तो हमने कहा निर्णय जो भी लेगा इसके ऊपर पीठासीन अधिकारी लेगा, यही है ना, पीठासीन अधिकारी लेगा। फिर हमने बोल दिया कि पीठासीन अधिकारी ने जो भी निर्णय दिया है उसका है जो भी कोर्ट है वो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब हुआ क्या, पीठासीन अधिकारी कुछ अलग ही अपने हैं जो व्याख्याएं कर रहा है उस कानून की, सुप्रीम कोर्ट है जो अलग ही व्याख्याएं कर रहा है। अब व्याख्या किसकी माने है, सुप्रीम कोर्ट वाली व्याख्या को माने कि अध्यक्ष वाली व्याख्या को माने, किसको माने, अलग अलग ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, अलग अलग ही निर्वचन हो रहा है उनका। तो ये एक संगति नहीं है, असंगति है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले तो आपने लिखा पॉइंट कि परिभाषा में अस्पष्टता है, तो ये पॉइंट फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि परिभाषा अस्पष्ट है। तो फिर तुम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कि अध्यक्ष और न्यायालयों के विभिन्न व्याख्या है जिससे उसमें क्या है, असंगति है, इनकंसिस्टेंसी है। या आप सीधा ही लिख सकते हो कि अध्यक्ष और न्यायालयों की व्याख्याओं में असंगति। एक जो मैं कीवर्ड बोल रहा हूं लिख सकते हो साथ साथ में चाहो तो, अध्यक्ष और न्यायालयों के व्याख्याओं में असंगति, बस इतना सही। 4 पॉइंट लिख, मतलब 4 वर्ड लिख दिए इसके एग्जाम के बल। आपने दिखा दिया ना कि परिभाषा में अस्पष्टता है, नीचे दिखा भी दिया कि कैसे, तो आपने दिखाया कि अध्यक्ष और जो न्यायालय है उनकी जो भी व्याख्याएं कर रहे हैं उसमें क्या है, असंगति है, इनकंसिस्टेंसी है। समझ आ गई बात, बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या है, अब इसमें एक वर्ड होता है जो हमने पहले आपको पता, शुरू याद करो जब से मैंने क्लास शुरू की थी वहां पे क्या बोला था मैंने कि कोई भी व्यक्ति है यदि वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से पार्टी का त्याग करता है तो उसके ऊपर जो है पार्टी का चार्ज लगेगा, दल बदल का कानून का चार्ज लगेगा। अब स्वेच्छा का मतलब क्या है यही पता नहीं है, क्या लिखा है देखो, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना का अस्पष्ट अर्थ है। तो इसको आप जरूर पॉइंट में लिखिए कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना, फिर इसको डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करना, फिर लिखना क्या, इसका भी क्या है, अस्पष्ट अर्थ है कि स्वेच्छा का यहाँ पे मतलब क्या है। यहाँ अलग इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है, रवि एस नाइक, मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन, इस डिसीजन को आप जरूर हाईलाइट कीजिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सदस्य की गतिविधियों को देखकर तय किया जा सकता है कि उसने पार्टी छोड़ी या नहीं। लो अब क्या बोल रहा है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक रवि एस नाइक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ 1954 का जो मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये वाला। इसके अंदर क्या बोल रहा सुप्रीम कोर्ट देखो, एक मिनट जरा रुकिएगा। तो ये आपका भारत, पहली बात तो ये स्वेच्छा से जो पार्टी छोड़ने वाला है ना, इसके अंदर एक निर्णय है, नाम क्या है, रवि एस नायक वर्सेज भारत संघ। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सदस्य की गतिविधियों को देखकर तय कर सकते हैं कि उसने पार्टी छोड़ी है कि नहीं है। अपन बोलते ना कि मैं भाई साहब तुम्हारे चलने के हाव भाव से बता सकता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी फेंक दी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सॉरी यार मैं माफी मांगता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अभी आजकल तो बहुत चल रहा है, अभी बोल देगा कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो गया है ना, तो आई एम सॉरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं पहले से भाई अपना ऑफलाइन मान नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से सॉरी मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ एक हंसी मजाक कभी बार वाक्य निकल जाता है फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कोई कहाँ से क्लिप निकाल के चाट दे क्या पता, ठीक है।
तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रवि एस नाइक वर्सेज भारत संघ जो है, उसके अंदर उन्होंने निर्णय दिया कि सदस्य जो भी है उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो गतिविधि है, उसके जो चलने ढंगने, जो काम करने का तरीका है, उसको देखकर भी तय किया जा सकता है कि उसने पार्टी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। अरे भाई, तुम ऐसे कैसे तय कर लोगे? कैसे तय कर लोगे कि एक जो सदस्य है उसकी हाव भाव से हम पता कर लेते हैं? कैसे पता कर लोगे? ये कोई डिफाइन थोड़ी है। डिफाइन है क्या? इसमें कोई पैरामीटर है क्या? नहीं है। तो यही तो बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो एस नाइक मामले में क्या बोल रहा है कि गतिविधियां देख के पता कर लेते हैं हम, तो उसके चलने के तरीके से बोल के पता कर लेते हैं कि पार्टी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। लो, तो ये भी आप जरूर डालो उसमें कि एस नाइक वर्सेज जो बनाम जो भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि सदस्य की गतिविधियों को देखकर भी तय किया जा सकता है कि उसने पार्टी छोड़ी या नहीं छोड़ी। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी विधायी दल या कोई लेजिस्लेटिव पार्टी का विलय पूरे राजनीतिक दल के विलय के बराबर माना जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भी एक इश्यूज है। हमने बोला था ना कि मर्जर ऑफ द पार्टी या स्प्लिट ऑफ द पार्टी, उसके ऊपर डिबेट है कि कोई एक विधायकों का कोई दल है, एक समूह है, वो ग्रुप जो है पूरी तरह से विलय कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो वो उसको विलय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की तरह? अब ये भी एक स्पष्टता है, कानून की अस्पष्टता है इसमें भी। जो लीगल फिक्शन की बात हो रही थी ना, स्प्लिट की, उसकी बात कर रहा है। तो ये भी एक इश्यूज है। तो ये अपने ये 4 पॉइंट ध्यान रखने, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये वाली इसमें कमियां हैं, और भी 2-4 कमियां जो एक पीछे याद है, इसमें यहाँ पे लिखना भूल गया है, वो वाली आप जरूर कमी लिख देना जो मैंने पहले बताई थी। कौन सी बताओ आप खुद? मैंने बताई थी ना कि इसके जो निर्णय है, अब निर्णय कितने टाइम के अंदर दिया जाएगा, इसकी कोई टाइम बाउंडिंग है ही नहीं। 2 महीने में या 3 महीने में, कितने टाइम के अंदर निर्णय दिया जाएगा पता ही नहीं है। उसके अंदर याद है वो मणिपुर वाला एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, याद आया? मणिपुर वाला केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि 3 महीने के अंदर अंदर देने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर था ना, अभी मैंने आपको लिखाया भी था, ये शायद यहीं पे कहीं पे होगा, ये रहा कि जो केसम मेघचंद्र वर्षित मणिपुर विधानसभा वाला मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय देना चाहिए, जबकि इसकी अधिकतम समय सीमा तय ही नहीं है कि कब तक इसको है जो निर्णय दे देना चाहिए, कोई समय सीमा तय नहीं है। तो एक आप चाहो तो वो भी इसकी समस्या के रूप में आप डाल सकते हो, ठीक है? और डाल सकते हो नहीं, डालना ही है, वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक समस्या है। और भी आपको कोई याद आ रही तो वो भी डाल दीजिए। अब कुछ मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बता रहा हूँ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के आपको निर्णय बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप चाहो तो मेंस के उत्तर लिखते टाइम उनका थोड़ा सा यूज दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। पहला वाला ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रवि एस नाइक वाला मैंने आपको समझा ही दिया है, तो ये तो पीछे आ गया, तो उसको अब यहाँ पे फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये नवाब रेबी वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना? हाँ, ये चलो ठीक है, थोड़ा सा अब इसको ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट तो इतना तो नहीं है, बट थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना इसको। क्या है, एक नबाम रेबिया उपाध्यक्ष जी अरुणाचल प्रदेश की, उसने कोई निर्णय दिया था अपने वहाँ पे विधानसभा में, उसको लेके केस है। उसमें बोला गया कि जब कोई स्पीकर होता है जो अध्यक्ष है, फॉर एग्जाम्पल अभी ओम बिरला क्या है, अध्यक्ष है, ओम बिरला खुद अध्यक्ष है, ठीक है? अब हुआ यह कि ओम बिरला खुद के ऊपर, तो ओम बिरला को हटाने का खुद का प्रोसीजर चल रहा है। मतलब ओम बिरला, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली, ओम बिरला खुद क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष है। अब ओम बिरला को हटाने का ही एक लोकसभा के अंदर चल रहा है, क्या एक पूरा प्रस्ताव चल रहा है, ओम बिरला को हटाया जा रहा है वहां से, उसके विरोध में एक प्रस्ताव लाया हुआ है, और उसी दौरान ही कोई दल बदल का मामला आ गया, तो क्या ओम बिरला उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है? तो सिंपल सी बात है, नहीं दिया जाएगा उसके द्वारा, नहीं करेगा ना भाई। जब वो अध्यक्ष नहीं है ना, वो तो खुद सस्पेंड है। वो आपको पता होगा कि जब वो किसी भी अध्यक्ष जो पीठासीन अधिकारी होता है, उसके ऊपर जब जो उसके विरोध में कोई भी कार्यवाही चल रही होती है, उसको हटाने के, उसको है जो पद से मुक्त करने के दौरान कोई भी कार्यवाही चल रही होती है उसके विरोध में, तब वो कोई भी काम ही नहीं करता है उसके अंदर। वो एज ए सिंपल एक जो नॉर्मल मेंबर होता है, नॉर्मल जो संसद का मेंबर होता है, उसकी तरह काम करता है। तो वो जब मेंबर की तरह काम कर रहा है तो कैसे सुनवाई कर लेगा? तो ये तो बेवकूफ़ी, इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो ये बात लिखी हुई है कि यदि स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया जाता है, तो वे अयोग्यता से जुड़े किसी भी पद के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है। हालांकि इस पर क्या विचार कर रहे हैं, विचार किया भाई ये मेरे, है ना? अगला ये कियो तो होलन वाला मैंने बता ही दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही करवा दिया, तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये के.एम. सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा वाला जो अभी आया था ना, याद है? अभी पीछे वाला था ना कि अधिकतम टाइम पीरियड वाला, वो वही निर्णय, ठीक है? तो वो भी आप ध्यान रख लेना। और वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 विधायक थे, उनके दल बदल का मामला आया हुआ था, और स्पीकर ने जो 2 साल का टाइम लगा दिया, इसीलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अधिकतम टाइम है जो 3 महीने का होना चाहिए, वो सलाह दी थी, वही है। और फिर आप चाहो तो इसमें और भी मतलब कह सकते हो कौन कौन से, मतलब इसमें कौन कौन से और है जो नेगेटिव पॉइंट है, जो था ना कि क्या क्या इसकी समस्याएं हैं, तो समस्या हम और लिख सकते हो कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है,
भाई बिल्कुल ठीक है। अगर आपने दल बदल को मतलब कानून बना दिया है तो उसमें तो ये हो गया ना कि कांग्रेस पार्टी ने एक ने जो निर्णय दे दिया वो सबको मानना बाध्य है। और हालांकि हम बोलते क्या है कि हमने किसी को चुन के भेजा है अपने सांसद को, तो उसको संसद के अंदर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अब बोलने की आज़ादी तो उसको है ही नहीं। उसको आज़ादी तो ये है कि जो पार्टी ने डिसाइड कर लिया वही मानना है, तो फिर वो तो बोल नहीं पाएगा ना। तो एक इसका वो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो गया उसका, इस दल बदल का हो गया ना। तो इसीलिए बोला कि प्रतिनिधि जो होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता उनकी क्या होती है, बाधित होती है। तो एक आप ये दिखा सकते हो उसके नेगेटिव पॉइंट में कि दल बदल कानून का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है। तो इसीलिए लिखा कि सांसद या विधायक को केवल और केवल पार्टी का एजेंट बना दिया जाता है, कि सिर्फ एजेंट हो, तुम वहां पे बैठे रहो बस, आगे तुम बोल नहीं सकते, तुम अपने मन से कोई निर्णय नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब उसका। फिर विधायकों के भाषण की जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि विधायक जो होता है या फिर जो भी सांसद है वो अपने मन मर्जी से कोई भी भाषण नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पहले व्हीप से पूछना पड़ेगा, उससे पहले अपनी पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर वो भी है। तो एक है ये। फिर मैंने बताया कि दल बदल में है जो कार्यवाही में बहुत देरी हो रही है, डिले बहुत होता है, उसका तो टाइम पीरियड है ही नहीं। ये अभी लिख दिया ना कि अयोग्यता के लिए कोई समय सीमा तय ही नहीं है। और फिर वही मणिपुर वाला मामला है कि 2020 में ये हुआ। फिर इस्तीफे के माध्यम से दल बदल होता है। आजकल तो कुछ तो ऐसे भी दल बदल हो गए कि पहले इस्तीफा दे दिया फिर दल बदल कर लिया ताकि वो अयोग्यता से बच सके। देखो लिखा हुआ है कि 2019 में कई विधायकों ने इस्तीफा देकर दल बदल कर लिया। पहले इस्तीफा दे दिया कि हम मेंबर है ही नहीं, है ना, और फिर उसके बाद में क्या कर लिया, दल बदल कर लिया। कई ऐसा भी करते हैं कि अपनी पार्टी से, जैसे मान लो बीजेपी के सदस्य हैं तो पहले तो बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो फिर कर लिया, ऐसा भी कर सकते थे ताकि वे अयोग्यता से हैं तो बच सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को यह सत्यापित करना होगा कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं दिया गया है। ये भी है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उसको मान लो दल बदल करना है तो क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने मान लो बीजेपी से भी थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस वालों ने बोला कि हमारे साथ में आ जाओ, तो बोला यार सीधे आए तो दल बदल लग जाएगा, तो क्या करें, तो बोला कि अभी तुम जहां से भी मेंबर हो ना, जहां से भी तुम सांसद हो, ऐसे करो पहले अपना एक त्याग पत्र पकड़ा दो। तो पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे उन्होंने त्याग पत्र दिया फिर से वापस गए, वापस जाके फिर से इलेक्शन लड़के फिर से जीत के आ गए कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसा करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये भी है कि इस्तीफे के माध्यम से आजकल दल बदल होने लग गया है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। फिर वो विले वाला अपवाद है ही कि इसमें विले नेम से अस्पष्टता है, कोई क्लियरिटी है नहीं विले नेम में, ठीक है। फिर फिर बस इतना ही है, ये आप छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं खास, इसको छोड़ देना। फिर अब आगे की वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो यही है कि सुधार के लिए कुछ, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिनेश गोस्वामी कमिटी इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिखना। चुनाव आयोग से संबंधित, चुनावों से संबंधित कोई भी सिफारिश आए उनमें दिनेश गोस्वामी कमेटी को जरूर रेफरेंस करना। दिस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तारापुर कमेटी है और एक दिनेश गोस्वामी कमेटी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसने क्या बोला कि अयोग्यता का जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए, जो चुनाव आयोग की सिफारिश। इन्होंने बोला कि जो भाई दल बदल के द्वारा जो अयोग्यता हुई है, उसने ये बोल रहे हैं इस दिनेश गोस्वामी कमेटी का सिफारिश ये है, दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिश ये है कि जो भी आप दल बदल के कानून जिसके ऊपर लगा हुआ है उसकी अयोग्यता का निर्णय देना है, अभी कौन देता है, अभी तो पीठासीन अधिकारी देते हैं। तो इन्होंने बोला कि पीठासीन अधिकारी से हटा के ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में दे देना चाहिए, और ऐसा कोशिश की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति जो भी वो निर्णय दे वो चुनाव आयोग के सलाह पर दे। तो कितना बढ़िया सोल्यूशन है, शानदार सोल्यूशन है कि भाई चुनाव करवाना, रखना नहीं रखना किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। तो फिर चुनाव आयोग को दे देना चाहिए ना, बढ़िया सिफारिश है, सिफारिश है, क्या है, सिफारिश है। तो आप भी ये डाल सकते हो दिनेश गोस्वामी कमेटी का नाम लेके और ये वाली बात लिख देना, इतना मजा आएगा एग्जाम मेरे को नाम पढ़ते एकदम जी खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हलीम समिति इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। और ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये जो 170वीं विधि आयोग रिपोर्ट है ना, जो विधि आयोग रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में लिखने के लिए, 1999 के 170वीं रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि जो भी मर्जर, जो विलय होते हैं, उससे जो भी अपवाद होते हैं, अपवाद को हटाने की सिफारिश की गई है। और प्री पोर अलायंस को भी एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है। ये तो इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर विधि आयोग की कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बल्कि यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टी व्हीप जो होता है उसको केवल महत्वपूर्ण मामलों जैसे सरकार के विश्वास मत तक सीमित करना चाहिए, न कि हर वोटिंग को लागू करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का व्हीप तुम हर जगह लागू कर देते हो कि यहाँ पर भी पार्टी का व्हीप आएगा, यहाँ पर पार्टी की व्हीप की बात माननी, हर जगह तुम व्हीप व्हीप क्या कर रहे हो। कुछ एक मामलों में तय कर लो कि अगर बहुत महत्वपूर्ण मामला है तो वहां पर पार्टी की व्हीप की बात मानो, नहीं तो फिर मेंबर को अपनी स्वतंत्रता दे दो कि भाई मेंबर अपने जो मर्जी है वैसे अपनी बात रखे, अपनी डिसीजन ले, अपने अनुसार वोटिंग करे। तुम हर जगह ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये एक जो विधि आयोग का खुद की 170वीं रिपोर्ट का एक सुझाव है
कि कुछ महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनके ऊपर ही आप व्हीप को हैं जो परमिशन दीजिए। जैसे सरकार का विश्वास मत है तो उसके ऊपर आप दे सकते हो, सीमित कर वहां तक सीमित करना चाहिए, नहीं कि हर प्रकार के वोटिंग के लिए लागू नहीं करना चाहिए। किसको? व्हीप को। तो व्हीप चूंकि वो बहुत ही हाई हो रहा है, फिर तो एकदम मतलब मेंबर का फिर मतलब क्या रह गया। फिर संविधान समीक्षा आयोग है, इनकी भी एक जो क्या रिकमेंडेशन है, ये क्या बोल रहे हैं कि दल बदल करने वाले विधायकों को बाकी कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक सार्वजनिक पद को धारण करने की से रोकने की सिफारिश करता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो। सरकार को गिराने या बचाने के लिए इन विधायकों के वोट को अमान्य करने के सुझाव, रहने दो इसको, कोई खास नहीं है। अगला समयबद्ध निर्णय, हाँ ये तो अपनी बात होगी है कि समय के अंदर टाइमली डिसीजन देना चाहिए, जो भी वो निर्णय दे रहे हैं टाइमली होना चाहिए। जैसे हमने बात किया था ना कि वो 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, जो मणिपुर वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, तो वो तो पहले हो ही चुका है, तो यहाँ पे कहने की क्या बात है। फिर हाँ ये बात है कि जो भी आप निर्णय दे रहे हो तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आप पॉइंट लिख सकते हो कि अयोग्यता के सभी फैसलों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, कि वो अध्यक्ष ने जो भी निर्णय लिया है, उस चाहे मेंबर को हटाया हो चाहे वो रखा हो, क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, एकदम स्पष्ट तर्क और सबूत के साथ में पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो कि निर्णय जो भी करते हैं उसके सामने पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेहिता होनी चाहिए, और जो भी आप निर्णय लिया हो उसके पे स्पष्ट तर्क और लॉजिक होने चाहिए, और सबूत जो है सबूत भी होने चाहिए, और उनको पब्लिक किया जाना चाहिए। जो भी आपने निर्णय लिया है अध्यक्ष ने या पीठासीन अधिकारी ने, उसको पब्लिक किया जाना चाहिए विद लॉजिक एंड विद प्रूफ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद बता रहे हैं कि दुनिया में और कौन कौन से मॉडल्स है। तो मैं कभी बात कहता हूँ कि उत्तर लिखने के अच्छे मॉडल्स भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ मैं वैश्विक मॉडल्स की बात भी कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज। तो आप दक्षिण अफ्रीका का एक अच्छा मॉडल है, क्या बोल रहा है कि विशेष समय सीमा के दौरान ही विधायकों को पार्टी बदलने की अनुमति दी जाती है, जिससे बार बार होने वाले। हाँ, इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका में एक सीन है। दक्षिण अफ्रीका में क्या सिस्टम होता है कि जैसे मान लो 5 साल का टाइम पीरियड है, तो जैसे 2.5 साल जैसे होंगे, तो 2.5 साल के दौरान बाद में एक महीने का टाइम देता है, और उसमें बोलता है कोई भी अगर मान लो मेंबर है और वो अपनी पार्टी बदलना चाहे तो बदल लो। एक छोटा सा टाइम मिला बस उनको, ठीक है। उस टाइम ऐसे नहीं कि साल भर वो कर रहे हैं, नहीं नहीं, न तो रोका है और न ही उनको दी है छुट्टी, बस एक छोटा सा टाइम सेट कर दिया कि इसके टाइम के अंदर अंदर अगर आप चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर बंद करो। तो ये भी एक हो सकता है, हालांकि इतना अच्छा तो नहीं है। फिर यूके का क्या क्या मॉडल है कि 2015 का रिकॉल ऑफ एमपीज एक्ट, रिकॉल ऑफ एमपीज एक्ट 2015 की मतलब रिकॉल करना। एमपी जो होते हैं ना, वो वहां तो बड़ा ही सिस्टम है। वहां के क्या होता है कि मान लो जनता है, जनता ने किसी एमपी को चुन के भेजा, ठीक है। फिर जनता को लगा यार ये बेवकूफ है, इतना ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जनता खुद अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पारित करती है। जनता खुद एक प्रस्ताव पारित करती है और उस एमपी को वापस बुला लेती है और फिर नए एमपी को भेजती है। तो ये भी अच्छा है कि यदि कोई सांसद गंभीर कदाचार, सीरियस मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है, ये कंडीशन है वहां पर। कंडीशन क्या है? सीरियस मिसकंडक्ट, गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो मतदाता, मत देने वाले वोटर्स खुद ही, जनता खुद ही बाई इलेक्शन कराने की मांग कर सकते हैं कि हमें फिर से इलेक्शन कराना है, हमारे यहाँ पे इस इंसान की जरूरत नहीं है। तो यूके का एक मॉडल है, आप चाहो तो इसको भी, सारे तो नहीं डालने, ऐसा नहीं कि इन सब में सारे डाल दे, कोई इनमें से एक डाल देना, ठीक है। चाहो तो अगर जगह है, टाइम है तो डाल दो, नहीं तो रहने दो उसको भी। फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है? वही है कि लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखनी है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर स्पीकर के अधिकार को सीमित कर न्यायिक और स्वतंत्र जो न्यायिका के रूप में अयोग्यता का निर्णय किया जाना चाहिए, सौंपना चाहिए उसको, और समय सीमा इसका ध्यान रखो, और बस खास वीफ वाला वो दायरे में सीमित करना चाहिए, ये तो बात होएगी है। जैसे ये वाली आप, हाँ अगर आप चाहो तो मॉडल नहीं है ना, तो सीधा आप यही लाइन लिख सकते हो कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अपनाना चाहिए, जैसे यूके और दक्षिण अफ्रीका के मॉडल है ना। अब वो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो सीधा इतनी लाइन भी लिख सकते हो। फिर बस हो गया, इतनी सी बात है। तो आज मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और हमने जो भी वो दल बदल था, इसके बाहर दल बदल में कुछ भी नहीं है। इतना एकदम ढंग से नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने, और उसके बाद एकदम मन मस्त करके जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, नहीं प्रीलिम्स में नहीं मेंस में, इनफ कंटेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।